तो चलिए अभी हमने बोला आपको कि एक ऑर्डर डिस्कस करना है हमें, और ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर कुछ और है, ये ऑर्डर है प्रेफरेंस ऑर्डर। किस चीज का प्रेफरेंस ऑर्डर? तो हमने अभी कहा आपको प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बाय सेल ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी पर्पस, एनर्जी पर्पस के लिए। ठीक है, तो बताइए एक एक करके बताइए। चलिए अतीक, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन में से? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और सबसे कम? लिपिड। लिपिड। चलिए इनका जवाब है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देगा और सबसे ज्यादा सबसे कम लिपिड देगा और बीच में प्रोटीन है ना, ये है आपका ऑर्डर। चलिए इरहान आप बताइए। हाँ सर यही रहेगा सीक्वेंस, ऑक्सीडाइज ये जल्दी हो जाएगा। अच्छा ये है, ठीक है। चलिए नवीन। हाँ सर यही होगा। यही रहेगा। हर्ष आपको क्या लगता है? ये सही है, ऑर्डर सही है। सही ऑर्डर है ना। अच्छा आपको क्या लगता है? पहले कार्बोहाइड्रेट, ठीक, पहले कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, देन प्रोटीन। अच्छा, एक सही जवाब आया है, ये तो गलत है। पहली बात क्यों गलत है अभी बताएंगे। एक सही जवाब आया है कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। तो मेरा जवाब है कि ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही है कि सेल सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट को देता है और सबसे कम प्रेफरेंस लिपिड को देता है, और बीच में सबसे कम प्रोटीन को और बीच में लिपिड। तो मेरा सवाल है, एक बात बताइए, अभी आपने ताजी पढ़ा है कि लिपिड सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लिपिड ही देता है। तो आपका सेल प्रेफरेंस सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को क्यों दे रहा है एनर्जी सोर्स पे? सबसे ज्यादा तो लिपिड को मिल रहा है, लिपिड से एनर्जी मिल रहा है, तो सेल क्या पागल हो गया सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट को दे रहा है? क्यों, व्हाई? है जल्दी वल्दी वाला आंसर जो है ना, ये मार्केट में बहुत चल रहा है, लेकिन ये आंसर गलत है। फैट के मुकाबले देखा है तो कम रिड्यूस्ड है। हाँ तो उससे तो उसमें CH बॉन्ड तोड़ने में कम ऑक्सीजन। इस बार सही जवाब निकल गया इसके मुंह से। ये जो ऑक्सीजन वर्ड यूज किया ना, इसी के पीछे राज है। देखिए आपको बताते हैं, पहले आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सेल रेस्पायर्स के दौरान जो ऑक्सीडाइज होते हैं, हमने कहा ना ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो आपको क्या लगता है कि ऑक्सीडाइज जो होते हैं इसमें डायरेक्ट O2 का रोल होगा? ऐसा लगता है क्या आपको? अगर ऐसा लगता है ना तो आपको गलत लगता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, वैसे तो हम लोग पूरा प्रोसेस करेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, पहली बात ऐसा कहना तो टेक्निकली गलत होता है कि ये सेल रेस्पिरेशन में जाते हैं। अभी हमने दो बार ऑर्डर डिस्कस कर लिया, आपने ऑर्डर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन ऐसे लेकर के बताया। पहली बात तो टेक्निकली सेल रेस्पिरेशन में ये वर्ड यूज करना ही गलत है। सेल रेस्पिरेशन में तो वर्ड यूज करना चाहिए ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, because these are the hydrolyzed product, these are the simplest monomeric form। हाँ लेकिन क्या होगा ना, कई बार आमतौर पर कई अच्छे बुक में भी आपको लिखा मिलेगा ऑर्डर प्रेफरेंस ऑर्डर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, तो ऐसा इसलिए लिख देते हैं, इवन हमारे नोट्स में भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए लिख देते हैं क्योंकि देखिए आप ऐसा तो नहीं कि आप आमतौर पर ग्लूकोज खाते हैं, फैटी एसिड खाते हैं, अमीनो एसिड खाते हैं, तो आज मैं ना अमीनो एसिड और ग्लूकोज खा के आया हूँ, ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसे बोलोगे ना कि आज दाल चावल खा के आया हूँ, ऐसे बोलोगे आज तो मैं गया डोमिनोज और वहां केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल खाया हूँ मैं, ऐसे बोलोगे क्या? ये बोलोगे मैं पिज्जा खाया हूँ, मतलब उसमें ज्यादा फैटी चीज था। तो आप खाते क्या हो आमतौर पे? कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक फॉर्म, जिस आप एनर्जी पर्पस के लिए खा रहे हो, तो इसीलिए आमतौर पर ऑर्डर में लिख देते हैं ये वर्ड। लेकिन टेक्निकली अगर जिस दिन बात आ जाएगी ना, उस दिन टेक्निकली ये वर्ड लिखना गलत है, क्योंकि सेल रेस्पिरेशन में ये जाता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, जो सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म है। ओके, तो मैं कह रहा था कि जो ऑक्सीजन यूज होता है वो इन सबको जो ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होता है, तो आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन का एडिशन करा देते होंगे इन सब में? है ऐसे ऑक्सीडेशन होता है इन सब का क्या? नहीं, ऐसा कहना गलत है, ऐसा नहीं होता। ये बात सत्य है कि इन सभी का ऑक्सीडेशन होता है, तो हमने तो बोला ही कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है? बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बोलेंगे सर बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यदि इन ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तब तो ऑक्सीजन का कहीं यूज ही नहीं है सेल रेस्पिरेशन में, तब तो मार्केट में लोग गलत पढ़ा रहे हैं, एरोबिक, एनारोबिक, अभी हम भी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में।
टेक्निकली आप सोचिए ना, अगर ऐसा है कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, इन सबके ब्रेकडाउन में O2 यूज ही नहीं होता है ऑक्सीडेशन में, वो यूज तो होता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीडेशन होता है, तब तो सेल रेस्पिरेशन में O2 का रोल क्या है? कभी सोचे आज तक? पहले बताइए, एक एक करके बताइए, जिनको जवाब लगता है वो बताते चलिए। चलिए हर्ष आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है, बुक में बताया जा रहा है कि O2 यूज होता है सेल रेस्पिरेशन में, पढ़ते हैं ना, 10th में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि नहीं? तो हमने अभी बोला ना आपको कि ग्लूकोज, फैटी एसिड या इन सब का तो ऑक्सीडेशन तो होता है, ये बात सत्य है, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसे होता है? बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें तो O2 का कहीं रोल ही नहीं है ना यार। ये सर है O2, जब क्या रोल है? H हाइड्रोजन बॉन्ड, जब H लिबरेट होगा हाँ तो हाँ, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो H2O हमें देगा, जो कि सही हमारा जवाब दिया, हाइड्रोजन लड़का बॉन्ड बिल्कुल है। सही जवाब दिया। सुनिए, ये पकड़ लिया, बस एक वर्ड ये नहीं बता पाया, लेकिन इसका जवाब लगभग लगभग सही है। जवाब क्या था कि ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकला है ना, मैंने आपको सिखाया था, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज दिया था, फोटोसिंथेसिस में, याद कीजिए आप। मैंने कहा था ये नंगा नहीं घूम सकता, नहीं तो केमिस्ट्री वाले डंडा मारेंगे मुझे। केमिस्ट्री वाले बोलेंगे, ओ मास्टर साहब, ये इलेक्ट्रॉन को नंगा कहाँ घुमा रहे हो, इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये प्रोटॉन कब तक नंगा घूमेगा? तो हमने कहा था कि केमिस्ट्री वाले को भी खुश करना है, बायो वाले भी खुश हैं। ये तो होता ही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है, फ्री होता है, लेकिन बहुत देर तक फ्री नहीं रहेगा। इसको या तो अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर लेगा, और अगला लेते 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 सेल रेस्पिरेशन में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिलेगा? O2 को, और ये O2 बन जाएगा पानी। ये पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम आगे, ETS कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा करा के फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर O2 होता है, यही रोल है उसका, यही रोल है। और डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता O2 इसके ऑक्सीडेशन में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो ये बात मैंने क्यों बताया, तो सुनिए, एक बात बताइए, अगर ऐसा है कि O2 का यूज है फाइनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर में, अगर ऐसा है तो आप बताइए, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ CH बॉन्ड होगा किसके पास होगा? ऑब्वियसली बात है, लिपिड के जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होंगे उन्हीं के पास ज्यादा होगा, क्योंकि लिपिड के पास सबसे ज्यादा CH बॉन्ड था। तो आपको नहीं लगता जिसके पास ज्यादा CH बॉन्ड होगा उसका ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट होगा, तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा, तो उस ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिसीव करने के लिए ज्यादा O2 यूज होगा। और एक बात बताइए, आपको पता भी है एक बात, ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग आप जो कर रहे हैं, जो एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है O2 को यूज करके कर रहे हैं, वो ब्रीदिंग कर रहे हैं। प्लांट क्यों नहीं कर रहे ब्रीदिंग, आपको बताएंगे, लेकिन प्लांट भी O2 यूज करते हैं सेल रेस्पिरेशन में। तो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ना इटसेल्फ, ये, या फिर प्लांट में भी जो O2 प्रोड्यूस करने के प्रोसेस है इटसेल्फ, ये, इन सब में खुद एनर्जी लगता है। एक बात बताइए, आप क्या चाहेंगे? आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ये ना चाहेंगे जितना कम से कम खर्चा में हमको फायदा हो जाए, आप यही चाहेंगे? सेल भी यही चाहता है, वो चाहता है हमको एनर्जी भी मिले और कम से कम खर्चा में, हम कम से कम O2 खर्चा करें और हमको एनर्जी मिल जाए। ये बात सच है, ज्यादा खर्चा करेंगे तो आपका बिजनेस ब्रॉड होगा, ये बात सच है, लेकिन आप वो अगर डेली वाइज पर कोई काम करना है तो आप डेली वाइज पे तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना। तो आपका सेल भी यही कर रहा है, उनको हर पल हर सेकेंड एनर्जी चाहिए, तो हर पल हर सेकेंड के लिए क्या लार्ज अमाउंट में O2 यूज कर लेगा और आप क्या लार्ज अमाउंट में उसका नीड पूरा करा देंगे? सेल का क्या हमेशा नहीं, सेल चाहता है जितना कम से कम O2 लगा के एनर्जी मिल जाए, जिससे सेल का काम चल जाए, दिस इज द बेस्ट। और फैटी एसिड को तोड़ने में सबसे अधिक O2 यूटिलाइज होगा, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सबसे कम O2 यूटिलाइज होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ CH बॉन्ड सबसे कम है, अभी मैंने बताया था। तो इन दोनों का ऑर्डर तो समझ में आ गया कि क्यों ग्लूकोज को प्रीफर करेगा और क्यों फैटी एसिड को उससे कम प्रीफर करेगा। इन दोनों, अभी इसको छोड़िए, इस किनारे क्यों आया उसका भी कारण आपको अभी हम बताएंगे। पहले बोले इन दोनों का ऑर्डर समझ में आया कि फैटी एसिड सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, फिर भी सेल के द्वारा प्रेफरेंस के मामले में वो सेकंड नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि उसको तोड़ने में ग्लूकोज के कंपैरिजन में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा। सेल नहीं चाहता ऐसा, सेल चाहता है जितना कम O2 यूटिलाइज करके एनर्जी मिल जाए उतना बेस्ट, और उसके लिए सबसे ज्यादा आगे कौन आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। बोलिए इन दोनों का ऑर्डर सभी को क्लियर है? एक बार यस बोल दीजिए। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब हर्ष आपको भी क्लियर हो गया होगा, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, यस बस सर। एक वर्ड बताना था कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज O2। आप बस फाइनल वर्ड नहीं बता रहे थे,
क्योंकि लास्टली पहुंचता है, बीच में बहुत सारे करियर होते हैं, बीच में बहुत सारे करियर होते हैं, ऐसा नहीं कि इनसे निकला और इसको पहुंच गया, नहीं, बीच में बहुत सारे करियर होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये अब सवाल ये है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में इन दोनों का ऑर्डर तो समझ में आ गया और इस वाई का जवाब भी हमको मिल गया। सवाल ये है कि सेल प्रोटीन को सबसे कम प्रीफर क्यों करता है, कोई बच्चा बताना चाहे? जो हमसे सेल पढ़ा है, कौन कौन पढ़ा है सेल? आई थिंक नवीन पढ़ा है और आई थिंक कि तुम भी पढ़े हो, आई थिंक कि ये अतीक भी हमसे सेल पढ़ा है। जो सेल पढ़ा है शायद वो जवाब दे देगा, बताओ। प्रोटीन को हिंट मार दिए ना, इसलिए तो हिंट मार दिए, क्या इसका आंसर सेल में छुपा है। सबसे कम प्रीफर करता है सेल प्रोटीन को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, व्हाई? अतीक बताना चाहोगे? नो सर। नहीं। नवीन बताना चाहोगे? नहीं याद आ रहा है सर। नहीं। हर्ष आप बताना चाहेंगे क्या? सर सेल के अकॉर्डिंग तो नहीं पता, लेकिन अगर अभी ना आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जाए तो पहला फैटी एसिड जो होंगे वो ज्यादा हमें एनर्जी देंगे और लगभग दोनों में हाइड्रोजन ब्रेकिंग है, लगभग सेम लगेगा। हाँ वो तो थोड़ी ठीक बहुत है। कम होगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें ज्यादा एनर्जी तो मिल रही है। नहीं, ये आप कहने को तो कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आपको हम एक्चुअल रीजन बताते हैं क्या है। चलिए सुनिए, बताते हैं एक्चुअल रीजन क्या है। पता है ये जो प्रोटीन है ना, एक वर्ड सुनेंगे आप, ये तो आप 9वीं 10वीं में भी सुने होंगे प्रोटीन के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल, या फिर ये भी सुनेंगे ब्रिक्स ऑफ आवर सेल, है ना। ये हमारा बिल्डिंग, एक सबसे छोटी इसका एक क्या है, ईटा। इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा क्या लगा बताइए? ईटा ही लगा। ईटे से तो सारा दीवार खराब है, उसके बाद उसमें चूना वूना पोत दिया और क्या किया, वही तो किया है। तो ये जो सेल मैंने आपके सामने बनाया, ये सेल, पता है इस सेल का मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है उसमें अमीनो एसिड है। आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे उसमें भी प्रोटीन है, हालांकि सेल मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा लिपिड होता है, बात सच है, लेकिन उसमें प्रोटीन भी कम नहीं है, बहुत सारा प्रोटीन है, अच्छा खासा प्रोटीन है, अच्छा खासा, मतलब लिपिड के लगभग बराबर में बोलिए। कोई कोई सेल ऐसा होगा जिसमें बहुत ज्यादा लिपिड होगा, तो उसमें प्रोटीन है, अमीनो एसिड। और अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट है ना भाई साहब, उसमें बहुत ज्यादा अमीनो एसिड है। मोस्ट ऑफ द अंदर के जो स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट है सेल के, उसमें अमीनो एसिड ही है। अब बताइए सेल क्या चाहता है, एक बार पता भी है आपको, इस सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ये हर घंटे मतलब 24 घंटे में रिफ्रेश होता है, मतलब नया प्रोटोप्लाज्म बनता है, क्योंकि पुराना प्रोटोप्लाज्म टूटता है। जैसे बात हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ाए थे लोग को, आप लोग को कोई मौका लगेगा तो पढ़ा देंगे। तो ये अमीनो एसिड जो है हमारे प्रोटोप्लाज्म का जब मेजर कंस्टिट्यूएंट है, तो अगर ये टूटता है तो सेल क्या चाहेगा, इसको बना ले तुरंत। तो आप जो प्रोटीन खाए हैं इसको एनर्जी पर्पस के लिए आप तोड़ तोड़ के एकदम टुकड़ा टुकड़ा करिएगा इसको, कार्बन हाइड्रोजन इसमें फलाने ठिकाने में, कि आप ये चाहिएगा इस प्रोटीन से तोड़ के बस अमीनो एसिड बना लें और अमीनो एसिड क्या हो जाए, सेल के स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट का हिस्सा बन जाए, सेल रेस्पिरेशन में ना घुसे। सेल तो यही चाहेगा ना कि हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है उसका स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड। इसीलिए कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल प्रोटीन को या अमीनो एसिड को। और इसीलिए क्योंकि अमीनो एसिड हमारे सेल का मेजर कंस्टिट्यूएंट है, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट है, उसको मेंटेन करते रखने के लिए प्रोटीन को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रीफर नहीं किया जाता, किया ही नहीं जाता है। तो फिर किया कब जाता है? जब कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो और लिपिड की भी अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो, उस केस में सेल प्रीफर करेगा प्रोटीन को। आइए आपको कहानी समझाते हैं कैसे। हमने कहा प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ज्यादा नंबर क्या आगे रखा, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड और देन प्रोटीन। आपको मैं बताऊं, आप डेली नीड मतलब डेली तौर पर आप ये तीनों ही चीज खाते हैं डेली तौर पर। अभी आपने जो भी खाया उसमें तीनों चीज लगभग खाया, लेकिन सेल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देखिए हाइड्रोलाइसिस तो तीनों का होगा, इसके हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज मिलेगा, इसके हाइड्रोलाइसिस से फैटी एसिड मिलेगा, इसके हाइड्रोलाइसिस से ग्लिसरॉल भी मिलेगा और इसके हाइड्रोलाइसिस से अमीनो एसिड मिलेगा। सेल प्रीफर करेगा कि इसको तोड़वा के एनर्जी मिल जाए और आपके सेल का काम चल जाए। आप खाना इसीलिए खाए थे, आप खाना इसीलिए, आप ये मत बोलना सर आज मुझे रसगुल्ला खाने का मन था इसलिए मैंने खा लिया, बकवास है। टेस्ट वेस्ट सेकेंडरी, टेस्ट वेस्ट सेकेंडरी, सेल का जिंदा रहना प्राइमरी, इसीलिए आप खाना खाते हो 24 घंटे में। तो ये जो ग्लूकोज है इससे एनर्जी मिल जाए, अगर बाई चांस इससे नहीं मिल पाया उतना, तो सिर्फ फिर जाएगा जो आपने लिपिड खाया उसको भी तोड़वा के एनर्जी मिल जाए। और अगर इससे पर्याप्त हो जाता है तो फिर ये क्या होता है, ये जाके स्टोर हो जाता है,
ये स्टोर हो जाएगा कहीं ना कहीं फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह। और अगर उससे भी नहीं हुआ, अब ये भी आपने ज्यादा खा लिया, ये भी खा लिया, तो ये भी थोड़ा स्टोर हो जाएगा, ये भी थोड़ा स्टोर हो जाएगा। लेकिन सेल इसको क्या करेगा, इसको आपके जो प्रोटोप्लाज्म का मेजर कंस्टिट्यूएंट है जो 24 घंटे में टूट रहा है लगातार, तो जहां जहां टूटा वहां पे रिपेयरिंग कराने के लिए भेज देगा, नया स्ट्रक्चर बना देगा। सेल के अंदर का जो भी चीज टूटा है उसका नया पार्ट बना देगा। ये मेजर पार्ट में एमिनो एसिड है, इवन सेल मेम्ब्रेन में भी है। अगर कहीं एमिनो एसिड डैमेज हो गया सेल मेम्ब्रेन का, तो वहां पे लगातार है। सेल डिवीजन करना, एमिनो एसिड बहुत सारा चाहिए, उसके लिए फिर तैयार कर दिया। तो सेल नहीं चाहेगा कि इसको तोड़ के एनर्जी ले, क्योंकि तोड़ने के बाद तो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। आप इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, ज्यादातर इसको तोड़ते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ दीजिएगा तो फिर ये स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट कैसे रह पाएगा? स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट में हवा पानी थोड़ी है, CO2 वाटर थोड़ी है। तो सेल इसको नहीं तोड़ना चाहता है। तो फिर सेल इसको कब तोड़ता है? तो सुनिए, आपने क्या किया, व्रत कर लिया 2 दिनों का, 2 दिनों का व्रत कर लिया, तो आपके सेल में जो स्टोर था, ये हमने टिक लगाया था, स्टोर ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है आपके सेल में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट में बात करेंगे तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर फूड होता है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया, खाना पानी नहीं खाया, व्रत कर लिया आपने, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 2 से 3 दिनों तक ये ग्लाइकोजन टूटेगा, ठीक है। ग्लाइकोजन खत्म, तो अब थोड़ी है कि प्रोटीन नहीं लगेगा। ग्लाइकोजन खत्म, तो हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ये टिक लगाया था स्टोर्ड फैट के लिए। तो अब ये खत्म हो गया ना, तो अब स्टोर्ड फैट टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब स्टोर्ड फैट टूटेगा, उससे आपका कुछ दिनों तक हवा पानी मिलेगा और एनर्जी मिलेगा, उससे आपका काम चल रहा है। तो आपका लगभग 10 दिन तक गुजर गया, 10 दिन तक गुजर गया लगभग। इस दौरान इसके टूटने से कुछ हार्मफुल सिग्नल्स भी मिलते हैं आपको, कीटोन बॉडीज वगैरह मिलते हैं, इस बात आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताएंगे। तो ये सब भी चीज मिलते हैं, आपके बॉडी को सिग्नल मिल रहा होता है कि भाई साहब सुधर जाओ, अभी भी खाना खा लो, अब मरने वाले हो, क्योंकि प्रोटीन टूटने वाला है। 1 मिनट रुकिएगा, कोई आया है, बस 1 सेकंड आप रुक जाइएगा। वो थोड़ा लाइट वाले आ गए ना, मेरा बिजली खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि सेल इसको नहीं तोड़ना चाहेगा, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या किया, 10 दिनों तक भूखा रह गया। तो आपने 10 दिनों तक क्या तोड़ा, स्टोर फैट को तोड़ा। उस टाइम कीटोन बॉडी वगैरह भी बनने लगा, और ये आपकी बॉडी को सिग्नल देने लगा, भाई साहब खाना खा लो, प्रोटीन टूटेगा, तो जो आपके सेल का बिल्डिंग होगा। आपने कहा नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो हंगर स्ट्राइक क्यों, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, ना जा रहे, मर जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा मैं तो उस टाइम क्या होगा, अब 10 दिनों के बाद आपके सेल, आप खाना तो खा नहीं रहे, आप खाना तो खा नहीं रहे, और जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट था वो भी टूट गया, लिपिड भी टूट गया। अब पता है क्या टूटेगा, आपके सेल में जो प्रोटीन है ना, जो हमने बोला मेजर कंस्टिट्यूएंट के नाम पर अमीनो एसिड है स्ट्रक्चर में, सेल उसी को तोड़ के एनर्जी लेने लगेगा, CO2 में वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे एनर्जी निकलेगा। सेल को एनर्जी ज्यादा ज्यादा लग रहा है, सेल को तो ज्यादा उसको एनर्जी जरूरत लग रहा है, कि एनर्जी चाहिए हमको फंक्शन मेंटेन करने के लिए। तो फंक्शन मेंटेन करने के लिए एनर्जी तो ले लेगा सेल, लेकिन एक बात बता, फंक्शन मेंटेन करने के चक्कर में स्ट्रक्चर गयो, स्ट्रक्चर गयो। अब जब स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो फंक्शन भी नहीं रहेगा, मतलब सेल का ना स्ट्रक्चर ना फंक्शन, मतलब सेल खत्म, खेल खत्म। आप ऐसा, मतलब कि 10 दिनों के बाद आपका प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 15 दिनों के बाद, 15 से 20 दिनों के बाद आपके सेल का इतना प्रोटीन टूट जाएगा, आप मर जाइएगा। डेथ। तो प्रोटीन कब टूटेगा, ऑन लंग और मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, हंगर स्ट्राइक के केस में, भूख हड़ताल पर बैठ गए, उस केस में सेल से प्रोटीन टूटने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट डेली टूट रहा है आमतौर पे, लिपिड भी था वो डेली टूट रहा है, लेकिन प्रोटीन टूटता नहीं है। प्रोटीन अमीनो एसिड में जाता है और अमीनो एसिड जाके किसी स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट का हिस्सा बन जाता है, मेजर तौर पे वही स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट है। आई थिंक कि अब आपको इस ऑर्डर का सही कारण पता होगा, यस और नो? अरे यस और नो, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे क्या चक्कर है और कब क्या। एक वर्ड आपको बताते हैं, अगर आप एक वर्ड सुनेंगे, आप लोग थोड़ा रिलेट कराते हैं प्रैक्टिकली। एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, संथाला, सुने? संथाला सुने? संथाला क्या होता है, कौन जानते हैं संथाला के बारे में, कोई जानते हैं? इस वर्ड से हमको आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है, इसलिए आपको हम एक वर्ड सुना रहे हैं, संथाला। कोई जानते हैं कि नहीं जानते हैं? झारखंड ट्राइब है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट।
आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा वो मैकेनिक आए हुए हैं, बिजली ठीक करवा रहे हैं, 2 मिनट वेट कीजिए। अभी आप नीचे में ही रहिएगा, ठीक है, 5 मिनट चलाते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बुलवा लेंगे। लगा लीजिए। चलिए आ जाइए सभी लोग। तो इसमें से कोई संथाला के बारे में जानते हैं? चले रहने को, चले चेक करेंगे। कोई नहीं जानते हैं? चलिए हम बताते हैं आपको। ये सर, जानते ये हैं क्या होता है? झारखंड के क्या होता है ट्राइब्स है। संथाला? झारखंड के ट्राइब्स है। क्या होता है? झारखंड के ट्राइब्स होते हैं संथाला। नहीं 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 नहीं, आप तब हो सकता है उसको कुछ और इसी नाम से जानते होंगे मे बी। बताते हैं संथाला क्या होता है। जैन धर्म होता है ना, जैन धर्म में एक नियम है, आजकल तो पता नहीं ये नियम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जैन धर्म में भी। उसमें जो बूढ़े लोग होते हैं ना, 80 से 85 साल जो क्रॉस कर जाते हैं, 80 से 85 साल एज के बाद बूढ़े लोग क्या, मतलब कि उनका धर्म का नियम है कि वो 80 से 85 साल के बाद अगर जिंदा रह गए इतना ये जितना, तो वो क्या करते हैं, अन्न और पानी त्याग देते हैं, मतलब खाना नहीं खाते हैं। वो इसलिए नहीं खाते हैं, वो कहते हैं अब हमने जिंदगी जी ली, अब चलना है भगवान के घर, और वो खाना पीना छोड़ देते हैं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल जो कि 80 से 85 साल एकदम नॉर्मल हेल्थी जिया है, अब वो मरने जा रहा है खुद से, बायोलॉजिकल डेथ करवाने जा रहा है, ठीक है। इसको सुसाइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो आदमी खाना पीना आज छोड़ा फंस के, अब वो कभी आज के बाद खाना पीना खाएगा नहीं जब तक वो मरेगा नहीं। आपको जान के ताजुब होगा, वो 80 से 85 साल का बूढ़े के सेल के अंदर इतना स्टोरेज है फूड, कार्बोहाइड्रेट और खास करके लिपिड वगैरह, कि वो आदमी कम से कम 15 से 20 दिन तक जिंदा रहेगा, तब जाके मरेगा वो। आप सोच सकते हैं आपके सेल में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कितना वो स्टोर होता है। मतलब आपको मैं इससे ये अंदाजा दिलाना चाह रहा हूँ, आप सोच सकते हैं कितना कम प्रेफरेंस मिलता होगा प्रोटीन को टूटने के लिए। मतलब 15 दिन तक आदमी नहीं खाए ना, तब जाके प्रोटीन टूटने लगेगा। मतलब एक्चुअली में 11वें दिन से 10वें दिन के बाद टूटने लगता है प्रोटीन, और आदमी 15 से 20 दिन के बाद मर जाता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा टूटने लगा तो सेल स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख पाएगा, तो फिर मर जाएगा, फंक्शन भी नहीं होगा, मर जाएगा। ये है संथाला। इससे बस मुझे आपको ये बताना था कि प्रोटीन को सबसे कम प्रेफरेंस मिलता है। अब हम समझते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से पता हो गया होगा। ओके, यस और नो? तो देखिए अब हम फिर नया मीटिंग क्रिएट करेंगे। सुनिए बता रहे हैं, नया मीटिंग क्रिएट करेंगे, उससे पहले आपको भी हम पीडीएफ सबको भेज चुके हैं। हर्ष, आपको भी हम 2 मिनट में पीडीएफ भेज रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको नोट्स में जहां तक अभी मैंने पढ़ाया उसको जल्दी से एक बार रीडिंग डाल देना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी आज खत्म करके ही जाना है, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कैटाबोलिज्म इतना खत्म करके ही जाना है, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट्स में उतना पॉइंट पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कैटाबोलिज्म पढ़ाएंगे। सबको पीडीएफ भेजा जा चुका है, बस एक हर्ष को भेजना बाकी है। जैसे मैं सबको बोलूंगा मैसेज करके ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए पीडीएफ।